हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। आई रियली होप आप सारे जो देख रहे हैं वीडियोस और जो नहीं भी देख रहे हैं, आई रियली होप यू आर साउंड एंड सेफ एंड along with you योर फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो सेफ, राइट। एंड इसी के साथ साथ आप अपनी प्रेपरेशंस में भी बहुत अच्छे से ध्यान लगा रहे हैं, पढ़ाई को भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। एंड या we'll continue with this important series of important MCQs of CAP, which is going on, right? And this video will be for whom? For the ones who are preparing for UPSC PFO exam. कब आएगा मैम? ये नहीं पता। लेकिन जब भी आएगा, वैसे तो जल्दी आ जाएगा, इस बात की उम्मीद है। लेकिन जब भी आएगा तो आपको 15 दिन के पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। तो आपको पैनिक नहीं होना है और अच्छे से तैयारी करते रहना है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से हो जाएगा ना। यू विल बी हैविंग दिस हाफ अ मंथ्स गैप, राइट। Alright, we are good to go with the first question of the day, and that is क्वेश्चन नंबर 161। इसका ये मतलब है कि पिछली वीडियोस तक हमने 160 क्वेश्चंस कर लिए हैं। Alright, the question in front of your eyes is you need to identify non-operating expenses, right? क्या ये postage expenses हैं, क्या रेंट पेड है, क्या स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, या इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स? इसमें से आपको बताना है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं। और हमेशा की तरह ये रहा आपके पास समय 10 सेकंड का, जल्दी से सॉल्व करिए, सोच के एकदम से। ओके, इस क्वेश्चन में वैसे बहुत टेक्निकलिटीज नहीं है। जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसका तुक्का देखते हैं कितना ठीक चलता है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन डिवेंचर्स। लेकिन ये जानने से पहले कि इसका आंसर डी क्यों है, ये जानना जरूरी है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। और इससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि ऑपरेटिंग का क्या मतलब है। क्या मतलब है ऑपरेटिंग का? ऑपरेटिंग का ये मतलब है कोई भी चीज, कोई भी अगर आपका खर्चा है या कोई रेवेन्यू है, अगर वो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है ना, एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इफ इट इज रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज, किस चीज की? ऑफ द बिजनेस, वो चीज हो जाती है हमारे ऑपरेटिंग नेचर की। अब ऑपरेटिंग में ना दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सपेंसेस और एक रेवेन्यू, ठीक है। अगर जैसे हम बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अगर मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूँ ना, जैसे वो एक कोई भी खर्चा जो आप हर महीने करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रॉ मटेरियल्स परचेज करने हैं ना, तो देखो आपको आए दिन तो रॉ मटेरियल्स परचेज करने हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आपकी प्रोडक्शन ठप हो जाएगी, आप कर नहीं पाएंगे प्रोड्यूस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ये पहला एग्जांपल है, रॉ मटेरियल्स परचेज करना। अगर कहीं ज़मीन किराए पे ली है तो हर महीने क्या देना पड़ता है आपको? रेंट हैज़ टू बी पेड एवरी मंथ। तो ये भी है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसी के साथ आपको यहाँ दो और एग्जांपल्स दिख रहे हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये भी है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर मैं दूसरी ओर बात करूं ऑपरेटिंग इनकम्स की, तो वैसी वो इनकम्स जो आए दिन बिजनेस में मैं कमा पा रहा हूँ, वो कौन कौन सी हैं? अगर मैंने रेंट अर्न किया है फॉर एग्जाम्पल, राइट, ऐसे कोई भी चीज जो मैं आए दिन कमाता हूँ बिजनेस में, हजारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट, वो सारे होंगे मेरे ऑपरेटिंग इनकम। तो क्या ऑपरेटिंग का मतलब समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन देखिएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जो डे टू डे बेसिस पे आप नहीं इनकर करते, वो होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
मुझे बताएं, क्या आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को हर महीने रेंट देते हो, सॉरी हर महीने इंटरेस्ट देते हैं? नहीं। या तो आप इनको ईयरली बेसिस पे देंगे या हाफ ईयरली बेसिस पे, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है, इसकी बेसिस पे आप इनको इंटरेस्ट देते हैं। तो ये आए दिन तो नहीं होता, जैसे मैं रॉ मटेरियल आए दिन मतलब खरीदता हूँ, वैसे आप इनको, डिबेंचर होल्डर्स को, इंटरेस्ट तो हर महीने नहीं देते हैं। इसी कारण ये होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। इसके साथ साथ अपना एक छोटा सा होमवर्क सुनिए। आपने ना मुझे ज्यादा नहीं, बस एक एग्जाम्पल देना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। ठीक है। हमने देखिए क्या क्या देख लिया, हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी एग्जाम्पल देख लिया है, ये है। हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के भी एग्जाम्पल्स देख लिए और ऑपरेटिंग इनकम्स के भी एग्जाम्पल्स देख लिए। एक चीज बची है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो इनकम जो मैं कभी कभी कमाता हूँ, मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी हो गया कमा लियो, वो इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बस हिंट दे दिया आपको, इसका आपने आंसर कहाँ देना है, कमेंट्स में। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, revenue from a credit sale is recorded in books at the time of, कैश जब मिलता है, सेल्स जब होती हैं, जब प्लानिंग करी जाती है, कि ऑल ऑफ द अबव? ध्यान से देखिएगा, यू हैव योर टाइम ऑफ 10 seconds. ऑल राइट। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज बी, जब आपकी सेल्स होती है। देखो, रेवेन्यू आप कब रिकॉर्ड करेंगे? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट याद है हमें बच्चों? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये ना आपकी जो अकाउंटिंग की, ये जो गैप की प्लेलिस्ट है ना, जो बनी हुई है इसी चैनल पे फर्स्ट या सेकंड वीडियो है कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के ऊपर। और ना ये दो वीडियोस हैं जो आपको एक सर ने करवा रखी हैं, और अच्छी करवा रखी हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी ना, वैसे तो मुझे लगता है काफ़ी ने देख लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी, बस मैं आपको बता रही हूँ कि देख सकते हैं वहाँ से। तो रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, ये देखिए, ये हैं आपके कस्टमर, आपने इनको सामान बेचा, अभी तक इन्होंने आपको पैसे नहीं दिए भाई, इन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी आपने अपनी बुक्स में लिख लिया, रेवेन्यू लिख लिया एज पर दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और ये तब होता है जब सेल होती है बिजनेस में। क्रेडिट सेल है ना, तो क्या हो गया, सेल तो सेल है, चाहे क्रेडिट है कि कैश की, ये क्रेडिट उधार की सेल है। तो क्या क्रेडिट सेल हम कभी अपने उसमें नहीं लिखते? हमने तो हजार बार देखा भाई, क्रेडिट सेल लिखा जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम अ क्रेडिट सेल इज रिकॉर्डेड कब? जब आप सेल करते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी कैश आया कि नहीं आया, कैश आने पे नहीं। और जब प्लान करते हैं, अच्छा ठीक है, ये ना अभी ये जो आप हैं, इन्होंने ना 2 महीने बाद बेचना है, ये 2 महीने बाद बेचना है। ये आज सोच रहे हैं कि जब मैं इसको बेचूंगा, मैं ना इसको 2 महीने बाद बेचने वाला हूँ, ऐसा करता हूँ आज ही अपने बुक्स में सेल्स लिख लेता हूँ ना। ऐसी बात नहीं करनी। जब प्लानिंग होती है ना, तब नहीं मैं रिकॉर्ड करता, जब कैश रिसीव होता है तब नहीं। और इसी वजह से ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, बिकॉज ए और सी नहीं है। आंसर क्या है? जब सेल करते हो तो ही लिखते हो। राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, ये स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस किसी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किए थे कमेंट्स में ही, तो इसी वजह से यहाँ के आपके लेके आए हैं हम क्वेश्चंस। और इसी के साथ साथ अगर आपके भी कोई हैं ऐसे फेवरेट टॉपिक्स जो आप चाहते हैं जिन पे एमसीक्यूज आए, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, एंड वन बाय वन वील टेक द टॉपिक्स, राइट? बिकॉज
कभी कभी बहुत टॉपिक्स हो जाते हैं तो हम एक एक करके ही लेते हैं, इसी वजह से। तो लिख देना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 163rd, the latest cost of inventories is changed to production, but the cost of inventories are changed to inventories on hand. But the first, no, not first, initial। ठीक है, अभी है, अभी करिएगा इस क्वेश्चन को। क्या बना ये क्वेश्चन? थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, बट चलिए देखते हैं इसके आंसर को। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, लीफो मेथड। लीफो मेथड में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। द लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब वो इन्वेंट्रीज जो सबसे बाद में खरीदी गई है ना, लेटेस्ट, लेटेस्ट राइट, इट इज चेंज टू प्रोडक्शन। देखो, कैसे समझाएं इसको, ये है आपकी फैक्ट्री, राइट। देखो, धुआं उड़ रहा है यहाँ से बिकॉज प्रोडक्शन हो रही है। अब ना यहाँ पे बंडल्स आते हैं जैसे इन्वेंट्री के, ये पहले आई है इन्वेंट्री सबसे पहले, फर्स्ट नंबर पे ये आई है, सेकंड नंबर पे ये आई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब करते हैं बात, जब ना यहाँ प्रोडक्शन होनी है ना, तो आपको क्या लगता है ये फर्स्ट वाली जाएगी कि सेकंड वाली जाएगी, बाद वाली जाएगी कि पहले वाली जाएगी? अगर ये पहले वाली जाती है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ये मेथड। अगर ये फर्स्ट इन्वेंट्री प्रोड्यूस होने जाती है, जब ये इन्वेंट्री प्रोड्यूस होने जाएगी, एज अ रिजल्ट आउटपुट होगा, और आउटपुट क्या होगा, सेल होगा। सेल मतलब आउट, आउट। ठीक है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, पहले अंदर जाती है और पहले ही बाहर निकलती है, तो ये होगा फीफो मेथड। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन देखूं, अगर सबसे पहले ये वाला मेथड जाता अंदर, सेकंड वाला, लास्ट वाला फर्स्ट जाता, और फर्स्ट आउट हो जाता, लास्ट वाला सबसे पहले जाता और सबसे पहले लास्ट वाले बाहर आता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट अंदर जाने वाला प्रोडक्शन में सबसे पहले जाने वाला इज लास्ट वाला मेथड, ये लास्ट वाला, और सबसे बाहर निकलने वाला सबसे पहला भी यही मेथड है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये लीफो मेथड हो जाता। द लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इज चेंज टू प्रोडक्शन, but the inventories are changed to in sorry, but the cost of initial cost of inventories are changed to inventories on hand। लेकिन जो initial वाली है ना आपकी पहले वाली, वो आपने अभी तक सिर्फ inventories on hand ही बने रखे रहने दी, इसको तो आपने प्रोडक्शन के लिए भेज दिया भाई। ठीक है, ये सेकंड वाली प्रोडक्शन के लिए गई, लेकिन जो पहले वाली थी ना, इसको आपने कैसे रखे रहने दिया, इन्वेंट्रीज ऑन हैंड। तो ये कौन सा मेथड होगा, लीफो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज मोर देन सेल्स टू कस्टमर, दिस इज द फर्स्ट मेथड। Purchase of inventory is less than sales to customer. Cash purchases were less than credit purchases, या both A and C। ये चार चॉइसेस हैं आपके पास, और सोच के बताना कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, चले करें इसका आंसर। ये देखिए, इसका आंसर है अपना ए,
कौन कौन से रीजंस की वजह से इन्वेंट्री बढ़ेगी? इन्वेंट्री जैसे ना, इन्वेंट्री पहले थी 10,000, अब हो गई 12,000। क्या कारण रहे होंगे? क्या कारण रहे होंगे? एक एक करके समझते हैं क्या लिख रखा है। आपने ना इन्वेंट्री पहले पहले इसके अकॉर्डिंग आपने इन्वेंट्री परचेज करी थी, जैसे लगा लो 50,000 की इन्वेंट्री परचेज करी थी। इसको भूल जाओ, ये जो लिखा है ना इसको भूल जाओ, क्रॉस इट आउट। 50,000 की इन्वेंट्री आपने खरीदी और उसमें से कंज्यूमर को बेच दिया 30,000 का। बताओ मेरे पास कितनी इन्वेंट्री बची है? कितनी बची है? 20,000। ठीक है, ऑलराइट। अगला अगला देखिए, परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज लेस देन सेल्स। अब ना आपने इन्वेंट्री तो उतनी नहीं खरीदी, मतलब ओपनिंग परचेजेस थी आपकी, कितनी लगाएं, ठीक है 10,000 परचेज किया और सेल 30,000 की। इसका ये मतलब है 20,000 आपका ओपनिंग इन्वेंट्री से आया है। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं बचा यहाँ पे, नील हो गया बैलेंस। ये थर्ड, कैश परचेजेस वाज लेस देन द क्रेडिट परचेजेस। इससे मुझे कहाँ क्लियर हो रहा है कि मेरी इन्वेंट्री बड़ी है? क्या मुझे इस पॉइंट से क्लैरिटी मिल रही है कि ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी है ये वाली लाइन? मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। दिस लाइन इज इनकम्प्लीट, दिस इज नॉट गिविंग मी अ डायरेक्शन, henceforth we will not consider this, and because this is not considered, डी भी कंसिडर नहीं होगा बिकॉज यहाँ सी ऑप्शन को इंक्लूड किया हुआ है। तो ना तो आंसर बी हुआ। देखो कौन से केस में इन्वेंट्री ज्यादा दिख रही है आपको? कौन से केस में? ऑफ कोर्स ए में, दैट इज व्हाई ए द आंसर, ए इज द आंसर। परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज मोर, तो यहाँ आपके पास ज्यादा बैलेंस बचा हुआ है ना, दैट इज व्हाई ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, the dash method assigns a cost to inventory items based on the total cost of goods purchased or produced in a period, which is divided by the total number of items purchased or produced. ये कौन सा मेथड है? ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये कौन सी मेथड का है? क्या ये फीफो का है, क्या ये लीफो का है, एवरेज कॉस्ट का है, कि बोथ ए एंड बी का है? चले देखें ये कौन सा है। लेकिन वैसे ना, चलो इसका आंसर पहले आपको दिखा देती हूँ और अभी समझाती हूँ। मैं ना एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज समझाऊंगी। क्वेश्चन ना पढ़िए, द डैश मेथड असाइंस अ कॉस्ट टू इन्वेंटरी आइटम्स बेस्ड ऑन, अब यहाँ से शुरू हो रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज या प्रोड्यूस, जितना भी आपने किया है, इन अ पीरियड विच इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स परचेज और प्रोड्यूस्ड। यहाँ तक क्वेश्चन देखो। देखो, अगर मैंने, मेरा कोई बिजनेस है, दिस इज माय बिजनेस, और एक महीने में, ठीक है, मेरी टोटल कॉस्ट लगी है बच्चों, मेरी टोटल कॉस्ट लगी है 10,000 एक महीने में, और मैंने ना 100 यूनिट्स बनाई। 10,000 मेरी कॉस्ट लगी रुपए में और मैंने 100 यूनिट्स बनाई। क्या आप मुझे एक यूनिट की कॉस्ट बता सकते हैं? कैन यू टेल मी? ऑफ कोर्स यू कैन टेल मी, कितनी है? 100 रुपए। आपको नहीं लगता ये एवरेज कॉस्ट है मेरी? मतलब हर एक यूनिट में आपको एवरेज 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, और तभी 100 यूनिट्स में 10,000 का खर्चा हो रहा है। इजी क्वेश्चन, एवरेज कॉस्ट। यार ये क्वेश्चन ना गलत नहीं होना चाहिए आपका, जिसका गलत हुआ है ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है। थोड़ी सी वर्डिंग ऊपर नीचे हो जाए इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स भी ऊपर नीचे हो जाए। ये लाइन है पढ़ने वाली इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब क्वेश्चन कभी ना समझ में आए एग्जाम में
क्या करना है पहले भी बता चुकी हूँ, क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए, आंसर खुद से निकल के आएगा। ऑलराइट, हाँ वो तभी निकल के आएगा जब कुछ पढ़ा होगा, ये नहीं कि बिना पढ़े जाएं, क्वेश्चन को 3-4 बार ही पढ़ें और मैम ने बताया था, नहीं ऐसे नहीं करना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। weighted average method is very similar to it. It's like almost the brother or the sister of which method? Weighted average method. The mirror image can we can also say. किसके जैसा बहुत सेम है अपना weighted average method? FIFO, LIFO, average cost के none of the above. All right, let's do the answer. The answer is average cost. Weighted average method is very similar to average cost. सेम है, ये ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ का मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ। उसी के साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं फीफो लिफो क्या होता है अपना। फीफो इज फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। द फीफो मेथड assumes that the inventory produced first will will be the first units to be sold and fulfilled। क्या बोल रहा है ये, देखिए, जो आपने ना, जो पहली यूनिट आपने प्रोड्यूस करी है ना, जो पहली यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ही सबसे पहले बेची जाएगी। फर्स्ट इन, जो पहले प्रोड्यूस करी, फर्स्ट आउट, सबसे पहले वो ही बिकेगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दिस मेथड, अच्छा ये मेथड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? जो गुड मेरे पास सबसे पहले आ रहा है उसी को प्रोड्यूस करके मैं सबसे पहले उसी को प्रोड्यूस करके मैं सबसे पहले सेल कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सेल कर रहा हूँ। कौन से गुड्स होंगे ये? पेरिशेबल, जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, जैसे दूध हो गया, है ना। अगर आपने कभी मिल्क परचेज किया होगा या ब्रेड परचेज करी होगी, उसके पीछे एक्सपायरी डेट क्या लिखी होती है अपनी? 1 या 2 दिन के बाद, है ना। ब्रेड के हो सकते हैं 2-3 ज़्यादा हो, बट फिर भी ये पेरिशेबल गुड्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। और द प्रोडक्ट्स, इसके अलावा और भी कोई प्रोडक्ट्स जिनकी शॉर्टर शेल्फ लाइफ होती है, और दे बिकम ऑब्सोलीट, जो जल्दी से जल्दी ना आउटडेटेड हो जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए आप ये मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले प्रोड्यूस पहले बेचा। आगे देखिए LIFO मेथड क्या कहता है। LIFO मेथड assumes that the inventory produced first will be the first units to be sold. Assumes that the inventory produced first will be the first. Okay, ये वो मेथड नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। LIFO मेथड ये बोलता है कि जो आपने लास्ट में परचेज किया ना, मैं आपको यहाँ खुद से बता देती हूँ, लास्ट में जो आपने परचेज किया है ना, सबसे पहले आप उसको बेच देंगे। लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आपके पास आया, फर्स्ट आउट, सबसे पहले वो बिकेगा। ऑलराइट, ये है बेसिक मतलब हमारे इस मेथड का। और एक तीसरा मेथड है अपना वेटेड एवरेज मेथड। इट इट असाइंस अ कॉस्ट टू इन्वेंट्री बेस्ड आइटम्स। ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, ये वही है। ये देखिए, ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड which is divided by the total number of items purchased or produced। वेट्स निकाल लेते हैं ना, एवरेज निकाल लेते हैं, तो एक ही मेथड है ये भी अपना, राइट। आई होप तीनों मेथड्स में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली है, कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हुए हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, और बाकी क्वेश्चन से भी क्लैरिटी मिली है। In case the video was useful, then do give the feedback, and in case you want more topics and which topics you want, I just want you to comment in the comment box. And yeah, we'll meet super soon in the upcoming videos. Till then, take care of yourself and keep on studying. Most important, stay positive. All right, bye.